चुनावी लहजे से बेहद खास है। ये वो दिन है, ये वो तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस जाएंगे। बनारस में रथ यात्रा करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग नरेंद्र मोदी की इस रैली में शामिल होने वाले हैं और इस रैली को भव्य बनाने की तैयारियां बीते काफी टाइम से जोरों शोरों के साथ हो रही हैं। जितनी ज्यादा उत्सुकता लोगों के मन में नरेंद्र मोदी के इस नामांकन वाले शो को लेकर है, उतनी ही ज्यादा जनता ये जानने के लिए है कि क्या प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देंगे। उतनी ही ज्यादा उत्सुकता लोगों के मन में ये जानने के लिए है कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी, अगर प्रियंका गांधी नहीं तो भला वो चेहरा कौन सा होने वाला है जो नरेंद्र मोदी को बनारस में टक्कर देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा और बनारस पर बात करेंगे आज हम आपसे। बनारस में नरेंद्र मोदी की जीत कितनी पक्की है और इस जीत पर हार का जो खतरा मंडरा रहा है प्रियंका गांधी के आने से, वो खतरा कितना गहरा है, वो खतरा कितना ज्यादा यहां पर प्रभावशाली साबित हो सकता है, इन सब पर हम करने वाले हैं आपसे चर्चा। शुरुआत करेंगे वाराणसी यानी बनारस से। बता दें आपको, बनारस में मोदी लहर 2014 में भी दिखाई पड़ी थी। भारी भरकम अंतर से नरेंद्र मोदी ने यहां पर जीत हासिल की थी। बनारस को लेकर लोग कहते हैं कि यहां नरेंद्र मोदी ने काम किया है, इस बात में कोई शक नहीं है। बनारस की जनता पर मोदी लहर सवार है, लेकिन इन सब के बीच प्रियंका गांधी की इमरजेंसी लैंडिंग ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के सामने मुश्किल खड़ी की है। कैसे वहां पर जाति के नाम पर वोट बंट सकते हैं, कैसे बनारस में नरेंद्र मोदी पर 2 से 3 दिन बाद जब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया जाएगा, जिसके फिलहाल आसार यही हैं कि वो उम्मीदवार प्रियंका गांधी ही होने वाली हैं। इस ऐलान के बाद कैसे नरेंद्र मोदी के सामने मुश्किल खड़ी होने वाली है, वो मुश्किलें किस आधार पर आएंगी, प्रियंका गांधी किन मुद्दों पर पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकती हैं, प्रियंका गांधी किन मुद्दों पर पीएम नरेंद्र मोदी की मुश्किलों को बढ़ा सकती हैं, ये तमाम जानकारियां एक हमने रिपोर्ट तैयार की है जिसमें आंकड़ों से आपको रूबरू करवाएंगे। 2014 का इतिहास बनारस का क्या रहा है उसकी जानकारी आपको देंगे। कौन से उम्मीदवार यहां से जीते, कितने वोट से पीएम नरेंद्र मोदी जीते, उनके पीछे कितने उम्मीदवार रह गए, ये तमाम जानकारियां आपके लिए हम लेकर आए हैं अपनी बेहद स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। बनारस का इतिहास क्या कहता है और बनारस का मिजाज 2019 को लेकर क्या कहता है। प्रियंका गांधी का वार नरेंद्र मोदी पर इस लोकसभा सीट के लिए कितना गहरा, कितना प्रभावशाली होने वाला है, डालिए नजर इस खास रिपोर्ट पर। जहां एक तरफ आगामी 26 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में रोड शो करेंगे, अपना नामांकन भरने जाएंगे, वहीं इन सबके बीच वाराणसी की सीट पर फिलहाल सबकी नजर है। जहां एक और राहुल गांधी के कार्यालय के सूत्र कहते हैं अभी कुछ दिन सस्पेंस रहने दीजिए। प्रियंका गांधी से जब किया जाता है सवाल बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने से जुड़ा, तो वो इस पर सकारात्मक जवाब देते हुए कह देती हैं कि वो तैयार हैं। प्रियंका गांधी लगातार दोहरा रही हैं एक ही बात कि बनारस में पीएम नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देने के लिए वो तैयार है। सोमवार को उन्होंने एक बार फिर से कहा कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार भी कहते हैं, अगर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से एक बार भी प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने के लिए बनारस की सीट से कहा जाता है तो वो इस सीट से चुनाव जरूर लड़ेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अब भी कम से कम 2 दिन इस मामले पर सस्पेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सस्पेंस बना रहे, वो चाहते हैं कि सस्पेंस यहाँ पर खत्म ना हो, 2 दिन तक और कयास लगते रहे। लेकिन इन सब के बीच प्रियंका गांधी 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं या नहीं, इस पर हम करने वाले हैं आपसे बात। शुरुआत करते हैं, क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं? तो इसका जवाब ये है कि सबसे बड़े स्टार चेहरे को चुनाव मैदान में घेर दीजिए तो बाजी पलटने की उम्मीद बढ़ जाती है। प्रचार एक तकनीक है। साल 2014 की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस रणनीति का बखूबी इस्तेमाल किया।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी चुनाव में थी। इस तरह की रणनीति को केंद्र में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बनारस को चुने। चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि इससे पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की लहर चल गई और भाजपा 80 में से 71 सीटें जीतने में सफल रही। इतना ही नहीं बल्कि इसका असर उत्तर प्रदेश से सटे हर राज्य में देखा गया। कांग्रेस के पास इस समय सबसे बड़ा स्टार प्रचारक अगर कोई है तो वो महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ही हैं, जिनकी लोकप्रियता कुछ इस तरह से है कि सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा ही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस के चुनावी मैदान में उतर सकती है। बनारस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा पास की सलेमपुर सीट से मैदान में हैं। रॉबर्ट वाड्रा से जब किया गया था सवाल उनकी पत्नी प्रियंका गांधी के बनारस से चुनाव लड़ने से जुड़ा तो उन्होंने भी सकारात्मक संकेत ही दिए थे। अब इन सबसे आगे यहाँ पर बारी आती है कि अगर प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ती भी हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री अपनी सीट जीतने में जरूर यहाँ पर थोड़े से परेशानी का सामना कर सकते हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री 3,77,000 वोट से जीते। प्रधानमंत्री को 5,81,022 वोट मिले। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के अजय राय, समाजवादी और बसपा के प्रत्याशी को चौथे और पांचवें नंबर पर मत मिले। लेकिन ये स्थिति तब थी जब उत्तर प्रदेश में मोदी लहर चल रही थी। दूसरे 2014 में विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ था। कांग्रेस, सपा, बसपा ने अलग अलग चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी के संयोजक भी चुनाव में थे। इसलिए प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने पर प्रधानमंत्री के लिए चुनाव जीतना और भारी अंतर से जीतना परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि इस बार पूरा विपक्ष एकजुट होकर खड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। बनारस से यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी लड़े और लड़कर प्रियंका गांधी जीते, इसके आसार काफी ज्यादा तेज हो चुके हैं। इसके आसार काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब इन सब के बाद नंबर आता है बनारस का जातिगत गणित, यानी बनारस की जनता क्या कहती है, बनारस के समुदाय क्या कहते हैं, बनारस में जातियों के वोट किस तरह से बटेंगे, इस पर भी यहाँ पर नजर डालना जरूरी है। बनारस में 3 लाख के करीब अल्पसंख्यक मतदाता हैं। ब्राह्मणों की संख्या की अगर बात की जाए तो 2.75 लाख से अधिक है। बनिया 2.5 लाख से ज्यादा है। पटेल वोट 1.90 लाख के करीब है। इसे ध्यान में रखकर भाजपा ने अपना दल समझौता बनाए रखा है। निषाद पार्टी भी इसमें भाजपा की मददगार होगी। इसके बाद सबसे बड़ी आबादी दूध के कारोबार से लेकर अन्य में लगे यादव मतदाताओं की है। बनारस की जनता में यादव 1.6 लाख के करीब है। बनारस में भूमिहार 1.20 लाख है। राजपूतों की संख्या 1 लाख के करीब है। 75,000 के करीब चौरसिया, 85,000 के करीब दलित और 70,000 अन्य पिछड़ी जातियां हैं, जो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। अब बारी आती है प्रियंका गांधी के मैदान में आने पर। प्रियंका गांधी अगर यहाँ मैदान में आती हैं, स्वर्ण मतों में बड़ा बंटवारा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत मतों में कांग्रेस सेंधमारी कर सकती है। अल्पसंख्यक के भी प्रियंका के साथ खड़े होने की उम्मीद है। यादव, दलित, पिछले वर्ग के अन्य वोटों में भी सेंध लगाकर प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। बता दें आपको, बनारस में चुनाव जो हैं, बनारस में मतदान जो हैं, वो सबसे अंत में यानी 19 मई को होने हैं। 19 मई को जिन सीटों पर मतदान होना है उसमें बनारस के साथ ही उत्तर प्रदेश की महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर और मिर्जापुर शामिल हैं। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि क्या वाकई इन सारे तथ्यों के आधार पर कांग्रेस बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाती है। 2 से 3 दिन का समय राहुल गांधी की ओर से मांगा गया है। 2 से 3 दिन बाद वो सस्पेंस को खत्म कर देंगे और साफ कर देंगे ये बात कि आखिर कांग्रेस की ओर से नरेंद्र मोदी को टक्कर प्रियंका गांधी देंगी या नहीं। अगर प्रियंका गांधी देती हैं, तो जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं उनके आधार पर बनारस में मोदी पर वो जरूर भारी पड़ सकती हैं। और जो कारण हमने आपको बताया, जिस तरह से जातियों का वोट बंटने वाला है, इन कारणों से बीजेपी की मुश्किलें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ सकती हैं।